साथियों, कुंडली का फलित करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और इसी प्रोसीजर में सबसे पहले होता है कुंडली बनाना। जब तक कंप्यूटर से कुंडली बनने का युग नहीं आया था, तब तक तो यह कुंडली बनाने का प्रोसीजर ही काफी जटिल हुआ करता था और यह इतना आसान भी नहीं होता था, क्योंकि सारी गणितीय गणना इसमें करनी पड़ती थी। और जब से कंप्यूटर से कुंडली बनना शुरू हुआ है, तब तक यह एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट बिल्कुल ही सहज हो गया है। बर्थ डिटेल डालते ही सेकंडों में हमारे सामने सारे चार्ट्स मौजूद होते हैं और इस कंप्यूटर से कुंडली बनने की वजह से कुंडली के संबंध के कुछ एस्ट्रोनॉमी के पार्ट आजकल के दैवज्ञ नहीं जानते हैं। वो इतने जरूरी भी नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान होना आवश्यक है। खैर, ये एक अलग बात है, इससे फलित पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कंप्यूटर से कुंडली बनाएं या वैसे बनाएं। तो जब कुंडली के चार्ट हमारे सामने आ गए, तो अब महत्वपूर्ण हो जाता है उसका फलित करना। और फलित करने के लिए अन्य जानकारियों के अलावा एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है कारकत्वों का। यदि हमको कारकत्वों का ही नहीं पता, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किस भाव से किस प्रश्न का जवाब मिलेगा। संक्षिप्त रूप से हमने चैप्टर 16 में कारकत्वों के बारे में जिक्र किया था कि कैसे जन्म के साथ साथ ही कार्यकत्व शुरू हो जाते हैं। तो जब हमको कारकत्वों का पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है, तो फिर तीर तुक्के लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप टू द पॉइंट प्रश्न का जवाब ढूंढ सकते हैं। और इन कारकत्वों को रट लेने से समस्या का निदान नहीं होगा, क्योंकि यही कारकत्व बहुत मामूली से फर्क के साथ विपरीत परिस्थितियां भी पैदा कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि कारकत्वों को हम तर्कपूर्वक समझ लें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम प्रथम भाव के कारकत्वों के बारे में आपसे इसी तर्कपूर्ण ढंग से बात करेंगे, जिससे आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े और जब आपको जरूरत लगे तब कारकत्व एक सीधा फार्मूला लगाकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएं। अब प्रथम भाव के बारे में बात करते हैं। तो आप में से जो भी ज्योतिष की साधारण जानकारी भी रखते हैं, इसी भाव को लग्न के नाम से ज्यादा जाना जाता है। प्रथम भाव कह लें या लग्न भाव कह लें, बात एक ही है। यह प्रथम भाव यानी लग्न भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर हमारा जन्म हुआ है। हमारी जीवन यात्रा यहाँ से शुरू होने के कारण ही यह संपूर्ण शरीर का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी संपूर्ण शरीर के बारे में भी लग्न से ही जाना जाएगा। और लग्न भाव का एक महत्वपूर्ण कारकत्व होता है जिसके बारे में प्राय किसी का ध्यान नहीं जाता है, और वो है जातक की चेतना का स्तर। यानी जातक की चेतना का स्तर क्या होगा। प्रकृति ने उसमें देवत्व वाले गुण दिए हैं या असुरत्व वाले गुण दिए हैं, यह भी लग्न से ही पता चलेगा। और जातक का वर्ण क्या है, यह भी लग्न ही बताएगा। यहाँ वर्ण से मतलब हमारा वो नहीं है जो हम जातिगत तौर पे लेते हैं, बल्कि यहाँ राशियों के वर्ण से मतलब है। जैसा कि आप जानते हैं, मेष, सिंह, धनु क्षत्रिय वर्ण की राशियां हैं, वृक, कन्या, मकर ये वैश्य वर्ण की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ ये शूद्र वर्ण की, कर्क, वृश्चिक और मीन ये ब्राह्मण वर्ण की। तो यहाँ पर जिस राशि का लग्न है वही जातक का वर्ण होगा। हम जब भी वर्ण का जिक्र करते हैं, पहले की पोस्ट में भी हमने किया है और आगे भी करेंगे, तो वहां आप वर्ण से मतलब जो लग्न की राशि है उसके वर्ण से ही लें। और लग्न का वर्ण इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी नक्षत्र स्वामी या दशाओं में वर्ण कमजोर होता है, या वर्ण से गिरना शब्द हमने बार बार उपयोग किया है पहले भी, इसका मतलब यह नहीं है कि यह शरीर को ही समाप्त कर देगा। लग्न का कमजोर होने से प्राय अधिकतर लोग इसका यही मतलब लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर के समाप्त होने की अन्य परिस्थितियां होती हैं, जिनके बारे में हमने चैप्टर 11 जो मारक प्रसंग से संबंधित था उसमें जिक्र किया था। यहाँ लग्न कमजोर होने से मतलब वर्ण से गिरना, यानी जातक
जिस वर्ण में पैदा हुआ है उससे गिरेगा, उसके अनुरूप कार्य नहीं कर पाएगा। यहाँ सिर्फ यही मतलब होता है। लग्न जब भी कमजोर होगा यशमान में कमी आएगी, तो यशमान भी लग्न भाव का ही कारकत्व हो गया। और लग्न जब भी बढ़ेगा, एक्टिव होगा, तब उसका यशमान भी बढ़ेगा। और लग्न जब भी बढ़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर द्वैत के सिद्धांत के अनुसार सामने का 7वां भाव कमजोर होगा। तो जब भी किन्हीं दशाओं में लग्न बढ़ता है तो जीवन साथी के साथ चिकचिक होती है, उसमें खटपट होती है, अन्य परिस्थितियां भी उसी तरह की हों तो यह बात तलाक तक भी पहुंच सकती है। जैसे हमको देखना है कि तलाक होगा या नहीं होगा, तो वहां पर आपको सबसे पहले लग्न को देखना है। अन्य तलाक के ग्रह योगों के अलावा आप लग्न को देखेंगे। यदि लग्न बढ़ा हुआ है तो यह बात इसको सहारा देगी कि ऐसा हो सकता है। और लग्न के बढ़ने से जीवन साथी से मतभेद और खटपट तो रहेगी ही, और लग्न के कारकत्वों में ही जुआ, सट्टा और स्पेकुलेशन भी आता है, क्योंकि यहाँ पर अहम बढ़ता है। जातक सिर्फ अपनी सोचता है, पूरा शरीर है इसलिए अहम सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, और अहम की वजह से ही स्पेकुलेशन की आदत भी बढ़ जाती है। यानी लग्न एक्टिव है तो आप कह सकते हैं कि यह स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व जरूर होगा। किसी भी तरह की रिस्क उठाने में इसका कलेजा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यदि लग्न एक्टिव नहीं है तो जातक ऐसा नहीं करेगा। तो ये सारे कारकत्व लग्न के कहलाते हैं। लेकिन इससे आप ये देख लें कि लग्न एक्टिव है या नहीं है। एक्टिव है तभी ये फल मिलेंगे, अगर एक्टिव नहीं है तो नहीं मिलेंगे। यह बारीक सा फर्क है, इसलिए आपको इसको समझ लेने की आवश्यकता है, रटने की आवश्यकता नहीं है। यानी लग्न की वजह से ही जातक का शारीरिक व्यक्तित्व, उसका प्रभाव, अभिमान, मान, अपमान और स्वभाव, इन सभी का पता लग्न से ही चलेगा। लेकिन यहाँ ध्यान सिर्फ इतना रखें कि लग्न तो सभी का होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लग्न है ही नहीं। अब लग्न है तो वो ये फल कब देगा? वो फल देगा जब एक्टिव होगा। अगर एक्टिव नहीं है तो यह फल नहीं मिलेंगे। इतना सा इनको लागू करने में समझने की, ध्यान देने की जरूरत है, दृष्टि को थोड़ा फैलाव देने की जरूरत है। बात को मूल सिरे से समझ लें तो बहुत आसानी होगी। और यहाँ पर लग्न जब एक्टिव होता है तो लग्न का फल हो जाता है अहम। अब अहम हो जाता है तो दूसरों का अपमान भी जातक कर बैठता है। इसलिए हमको देखना है कि ये दूसरे का अपमान करने वाला है या नहीं है। तो देख लीजिए, यह भी फल फिर लग्न का ही हो गया कि दूसरों का अपमान करना, यह भी लग्न का ही कारकत्व है। इस तरह तार्किक दृष्टि से आप देखेंगे तो स्वयं ही समझ में आता चला जाएगा कि किस किस बात के लिए लग्न को देखना है। और अन्य भावों के कारकत्वों में भी आपको यही फार्मूला लगाना है। अब जैसे जन्म स्थान का कारकत्व भी लग्न का है, तो जातक जन्म स्थान पर रहेगा या नहीं रहेगा, यह भी लग्न से ही देखेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि यह पता कैसे लगाएंगे? सीधी बात है, लग्न भाव एक्टिव है तो जातक जन्म स्थान पर रहेगा। अगर लग्न भाव एक्टिव नहीं है, लग्न भाव कमजोर हो रहा है, तो जातक अपने जन्म स्थान पर नहीं रहेगा। आपको कुछ इस तरह से समझना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी को फल नहीं बता सकते कि आप जन्म स्थान पर ही रहोगे या जन्म स्थान से अन्यत्र जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको यह तार्किक दृष्टि लगाकर फलित करना होगा। इसी तरह शरीर की बलिष्ठता या शरीर की कमजोरी, यह दोनों भी लग्न से ही देखे जाएंगे। लग्न मजबूत है, शरीर बलिष्ठ रहेगा। लग्न कमजोर हो गया, शरीर में कमजोरी आएगी। अब जैसे आपको पुत्र का भाग्योदय देखना है, तो आप देख लीजिए, अगर लग्न एक्टिव है तो पुत्र का भाग्योदय भी होगा। कारण क्या है इसके पीछे? पंचम भाव है पुत्र का, और पंचम भाव से लग्न भाव नवम हो जाता है, यानी पुत्र का भाग्य। सीधा तर्क है। अब जैसे छोटे भाई बहनों का लाभ हानि देखना है, तो देख लीजिए, तीसरा भाव है छोटे भाई बहनों का, और लग्न हो गया छोटे भाई बहनों के भाव तीसरे से 11वां, यानी उनका आय आकलन करना है तो भी आपको लग्न ही देखना पड़ेगा जातक का। अब भाई की पुत्री, मामा की आयु, मित्र के पिता, पुत्र के साले या बहनोई
और स्वयं के पिता का सुख, इन सब के बारे में भी आपको लग्न से ही देखना पड़ेगा। इनमें भी तर्क वही है जो हमने अभी आपको पहले बताया। उन संबंधियों के भाव से लग्न की दूरी देखिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि किसके लिए क्या देखना है। कोई रटने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपनी दृष्टि को थोड़ा फैलाव देंगे तो ये सारी बातें स्पष्ट होती चली जाएंगी। यूं तो अनेकों कारकत्व हैं, संसार के 1/12 कारकत्व एक एक भाव में समाये हैं, लेकिन उनको समझने के लिए एक दृष्टि के फैलाव की जरूरत है, और उसी के बारे में हमने आपसे यहाँ पर बात की। आप अपनी सोच को विस्तार देंगे, सारे कारकत्व आपके सामने होंगे। जो काम है वह दृष्टि को फैलाव देने का है। आप इंटरेस्ट लेके इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे कारकत्व यही नजर आ जाएंगे। हर कारकत्व एक दूसरे में समाया हुआ है। जिस संबंधी के बारे में भी देखना है, जिस बात के लिए भी देखना है, उसके लिए आपको सिर्फ दृष्टि को फैलाव देने की जरूरत है। हमने संक्षिप्त रूप में आपको यहाँ बता दिया, यहाँ असली फार्मूला आपको बताया है। तो अब आज के चैप्टर को हम यहीं विराम देते हैं। कल मिलते हैं दूसरे भाव के कारकत्वों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हुए। तब तक के लिए जय जय सिया राम।